नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फोकस ऑन लर्निंग पर। यदि आप उत्तर प्रदेश से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम जैसे यूपी पीसीएस, यूपी आरओ, यूपी पुलिस या यूपी पेट आदि में से किसी की भी तैयारी कर रहे हों तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। दोस्तों, इसमें हम लोग घटनासार अर्धवार्षिकी 2025 के यूपी पॉइंटर वाले भाग को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर करेंगे। इसके साथ ही इसमें यूपी बजट और प्रमुख घटनाओं को डिटेल में कवर किया जाएगा, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो का PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 अप्रैल 2025 को उत्तर प्रदेश में कहां पर निजी क्षेत्र के सबसे बड़े एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया है? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया गया है और इसका उद्घाटन गोरखपुर में गीडा के सेक्टर 26 में किया गया है। दोस्तों, गीडा का फुल फॉर्म है गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। दोस्तों, इसके साथ ही बजट 2025-26 में गोरखपुर में उत्तर प्रदेश वानिकी एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है और इसके साथ ही गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य भी किया जा रहा है। तो एक बार हम लोग रिपीट करते हैं, गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया गया है। इसके साथ ही बजट 2025-26 में गोरखपुर में उत्तर प्रदेश वानिकी एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है और गोरखपुर में ही महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य किया जा रहा है। दोस्तों, गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर स्थित है और यहाँ पर थारू जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रतिष्ठित मीडिया रणनीतिकार विगर मीडिया वर्ल्ड वाइड के संस्थापक जिन्हें 31 मार्च 2025 को प्रदेश का प्रतिष्ठित अनमोल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो उत्तर प्रदेश का प्रतिष्ठित अनमोल रत्न पुरस्कार निखिल सिंघल को प्रदान किया गया है। किन्हें? निखिल सिंघल को प्रदान किया गया है। दोस्तों, निखिल सिंघल को यह पुरस्कार तपस्या फाउंडेशन के तरफ से दिया गया। किसकी तरफ से? तपस्या फाउंडेशन की ओर से यह पुरस्कार दिया गया है। यह सम्मान जनसंपर्क उद्योग में निखिल सिंघल के योगदान और रणनीतिक संचार में उनके अनुकरणीय नेतृत्व को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 फरवरी 2025 को विधानसभा में प्रस्तुत उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 का आकार कितना है? तो उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 का आकार 8,08,736 करोड़ रुपया है। दोस्तों, इसका एग्जैक्ट फिगर है 8,08,736 करोड़ और 6 लाख रुपया। दोस्तों, यह पूर्व बजट 2024-25 की तुलना में 9.8% अधिक है। कितना? 9.8%। एक बार रिपीट करते हैं, 20 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 प्रस्तुत किया गया है और इसका आकार 8,08,736 करोड़ 6 लाख रुपए है और यह पूर्व बजट 2024-25 की तुलना में 9.8% अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य बजट 2025-26 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2023-24 में कितना अनुमानित है? तो उत्तर प्रदेश बजट के अनुसार राज्य में प्रति व्यक्ति आय 2023-24 में 93,514 रुपये अनुमानित है। कितनी? 93,514 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023-24 में प्रदेश की GDP वृद्धि दर कितनी रही है? तो उत्तर प्रदेश की GDP वृद्धि दर 2023-24 में 11.6% रही है। कितनी? 11.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 में कहां पर देश का पहला AICT बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? तो उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 में लखनऊ में AICT बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। एक बार रिपीट करते हैं हम लोग। तो उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 में AICT बनाने के लिए लखनऊ को 5 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसानों की आय में वृद्धि के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने उत्तर प्रदेश के लिए लगभग 325 मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है? तो यह ऋण विश्व बैंक के द्वारा स्वीकृत किया गया है। किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा स्वीकृत किया गया है। दोस्तों, यह ऋण उत्तर प्रदेश की योजना यूपी एग्रीज, किसके लिए? यूपी एग्रीज, AGREES, इस योजना के लिए यह ऋण स्वीकृत किया गया है। यूपी एग्रीज का फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल इंटरप्राइज इकोसिस्टम, अर्थात उत्तर प्रदेश कृषि विकास और ग्रामीण उद्यम पारिस्थितिकी तंत्र सुदृढ़ीकरण। इस योजना के तहत राज्य में फसल उत्पादन में सुधार और किसानों की आय बढ़ाने के कार्य किए जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश को जो 325.1 मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान किया गया है, यह विश्व बैंक के द्वारा प्रदान किया गया है और इस ऋण का उपयोग यूपी एग्रीज योजना के लिए किया जाएगा। यूपी एग्रीज का फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल इंटरप्राइज इकोसिस्टम। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के वे 7 जिले जिनको मिलाकर एक धार्मिक सर्किट बनाने की राज्य सरकार ने घोषणा की है। तो उत्तर प्रदेश के 7 जिलों को मिलाकर एक धार्मिक सर्किट बनाया जाएगा। इस धार्मिक सर्किट में प्रयागराज, काशी अर्थात वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही को शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16-17 फरवरी 2025 के बीच उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन प्रयागराज में 16-17 फरवरी 2025 को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 से 9 मार्च 2025 तक बनारस के होटल ताज में आयोजित बनारस लिस्ट फेस्ट में किस उपन्यासकार को उसके उपन्यास द पेशेंट इन बेड नंबर 12 के लिए रस्किन बॉन्ड फिक्शन बुक अवार्ड श्रेणी में बनारस लिट फेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है? राजकमल झा को। तो रस्किन बॉन्ड को उनकी पुस्तक द पेशेंट इन बेड नंबर 12 के लिए रस्किन बॉन्ड फिक्शन बुक अवार्ड श्रेणी में बनारस लिट फेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राजकमल झा को उनकी पुस्तक या उपन्यास द पेशेंट इन बेड नंबर 12 के लिए रस्किन बॉन्ड फिक्शन बुक अवार्ड श्रेणी में बनारस लिट फेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की थीम क्या थी? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर गोंडा जनपद में अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और इस कॉन्फ्रेंस की थीम थी स्कोप ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी इन नेचुरल साइंसेज। स्कोप ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी इन नेचुरल साइंसेज। दोस्तों, अगर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात की जाए तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 की थीम की बात की जाए तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 की थीम एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर ए डिजिटल इंडिया। एक बार रिपीट करते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 की थीम है एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर ए डेवलपिंग इंडिया। और अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की बात की जाए जो गोंडा में आयोजित हुई है तो इसकी थीम है स्कोप ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी इन नेचुरल साइंसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28-29 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश में कहां पर राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संसद महोत्सव का आयोजन किया गया? तो उत्तर प्रदेश में राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संसद महोत्सव का आयोजन लखनऊ विधानसभा में किया गया है। कहां पर? लखनऊ विधानसभा में। इस महोत्सव का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य युवाओं को नीति निर्माण में भागीदारी देना और लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 से 30 मार्च 2025 के बीच प्रदेश में कहां पर टेक्निकल फेस्टिवल टेक कृति 2025 का आयोजन किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में IIT कानपुर में टेक कृति 2025 का आयोजन किया गया है। दोस्तों, इस आयोजन का उद्घाटन CDS अर्थात चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ
अनिल चौहान के द्वारा किया गया है। किनके द्वारा? अनिल चौहान के द्वारा आईआईटी कानपुर में टेक कृति 2025 का उद्घाटन किया गया है और यह एशिया का सबसे बड़ा अंतर महाविद्यालयी तकनीकी महोत्सव है। दोस्तों, इस महोत्सव की थीम की बात की जाए तो इसकी थीम है पांटा रेई, पांटा PANTA, पांटा रेई RHEI। तो टेक कृति 2025 की थीम है पांटा रेई। पांटा रेई का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है सब कुछ प्रवाहित होता है, अर्थात एवरीथिंग फ्लोज, जो तकनीकी और नवाचार के सतत विकास का प्रतीक है। अर्थात एक बार हम लोग रिपीट करते हैं, टेक कृति 2025 का आयोजन आईआईटी कानपुर में किया गया है और इसका उद्घाटन CDS अनिल चौहान के द्वारा किया गया है और इस टेक कृति 2025 की थीम है पांटा रेई। इसका मतलब होता है एवरीथिंग फ्लोज, अर्थात सब कुछ प्रवाहित होता है और यह जो थीम है यह तकनीकी और नवाचार के सतत विकास का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्वयं सहायता समूह के सहयोग से राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर तथा स्वावलंबी बनाने के लिए दीदी प्रेरणा कैंटीन की शुरुआत 27 फरवरी 2025 को कहां पर की गई? तो उत्तर प्रदेश में महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के लिए दीदी प्रेरणा कैंटीन की शुरुआत कानपुर में की गई है। कहां पर? कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कहां पर 25 फरवरी 2025 को हैंड प्रिंट लेने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? तो हैंड प्रिंट लेने का विश्व रिकॉर्ड महाकुंभ प्रयागराज में बनाया गया है। कहां पर? महाकुंभ प्रयागराज में। दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक शो इलेक्रामा 2025 का आयोजन 22 से 26 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश में कहां पर किया गया है? तो दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक शो इलेक्रामा 2025 का आयोजन किया गया है नोएडा के इंडिया पासपोर्ट एक्सपो मार्ट में। कहां पर? इलेक्रामा 2025 का आयोजन नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में किया गया है। दोस्तों, यह इलेक्रामा का 16वां संस्करण था। कौन सा? 16वां संस्करण था। इसका आयोजन इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 फरवरी 2025 को RBI द्वारा लखनऊ में आयोजित वित्तीय जागरूकता कैंप अभियान की थीम क्या थी? तो RBI ने लखनऊ में वित्तीय जागरूकता कैंप अभियान शुरू किया था जिसकी थीम है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी, अर्थात वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 से 24 फरवरी 2025 तक प्रदेश में कहां पर काशी तमिल संगमम 3.0 का आयोजन किया गया है? तो काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण का आयोजन वाराणसी में किया गया है। कहां पर? वाराणसी में। दोस्तों, एक बार हम लोग इससे संबंधित घटनाओं को रिपीट करते हैं। तो काशी तमिल संगमम 3.0 का आयोजन 15 से 24 फरवरी 2025 के मध्य वाराणसी में किया गया है। इसके आयोजक की बात की जाए तो इसका आयोजक शिक्षा मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार है। इसका उद्देश्य क्या है? तो काशी तमिल संगमम का उद्देश्य है तमिलनाडु और काशी के बीच सांस्कृतिक और सभ्यतागत बंधन को मजबूत करना है। दोस्तों, इस वर्ष काशी तमिल संगमम की थीम ऋषि अगस्त के योगदान पर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत नेपाल मैत्री महोत्सव का आयोजन 2025 में 22 से 23 फरवरी को कहां पर किया गया है? तो भारत नेपाल मैत्री महोत्सव का आयोजन पीलीभीत में किया गया है। कहां पर? पीलीभीत में किया गया है। यह महोत्सव भारत और नेपाल के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए आयोजित किया जाता है। इसमें दोनों देशों के कलाकारों के द्वारा संगीत, नृत्य और अन्य सांस्कृतिक क्रियाकलाप किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मार्च 2025 को प्रदेश में कहां से डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक की शुरुआत हुई है? तो उत्तर प्रदेश में 1 मार्च 2025 से सीतापुर से डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक की शुरुआत हुई है। यह क्लिनिक ग्रामीणों को ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। दोस्तों, यह पहल उत्तर प्रदेश सरकार और ओबडू ग्रुप, कौन सा ग्रुप? ओबडू, OBDU, उत्तर प्रदेश सरकार और ओबडू ग्रुप मिलकर इस पहल का संचालन करेंगे। इसके तहत प्रदेश में ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक को स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
7 से 8 मार्च 2025 को एआई पर चुनौतियां और अवसर इंजीनियरिंग तथा प्रबंधन अनुप्रयोग पर 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो एआई पर 8वां जो है एआई पर चुनौतियां और अवसर इंजीनियरिंग तथा प्रबंधन अनुप्रयोग पर 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया गया है। कहाँ पर? लखनऊ में। नेक्स्ट, कुशीनगर स्थित कलावती देवी स्मृति न्यास द्वारा प्रदत्त अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 7 मार्च 2025 को किसे दिया गया है? तो अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 से कलाकार उदय प्रकाश को सम्मानित किया गया है। अज्ञेय स्मृति सम्मान जो है 7 मार्च को दिया गया है और 7 मार्च को ही सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, जिन्हें अज्ञेय कहते हैं, इनकी 114वीं जयंती के अवसर पर इस सम्मान को कथाकार उदय प्रकाश को प्रदान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाराणसी नगर निगम का वह गांव जहां राज्य सरकार ने 300 बीघा जमीन पर वन क्षेत्र विकसित करने की घोषणा की है? तो वाराणसी के डोमरी गांव में, कहां पर? वाराणसी के डोमरी गांव में सरकार ने 300 बीघा जमीन पर वन क्षेत्र विकसित करने की घोषणा की है। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में उत्तर सरकार ने अपने टीकाकरण कार्यक्रम को अत्यधिक प्रभावी बनाने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने टीकाकरण कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए राइज ऐप लॉन्च किया है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म है रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहांसमेंट। यह ऐप स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को टीकाकरण कार्यक्रम, सुरक्षा प्रोटोकॉल, कोल्ड चेन प्रबंधन और टीकाकरण के बाद प्रतिकूल प्रभावों की निगरानी में मदद करने के लिए वास्तविक समय में अर्थात रियल टाइम में अपडेट प्रदान करेगा। 7 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश में कहां पर हैदराबाद के बाद भारत के दूसरे सबसे बड़े माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के डेवलपमेंट सेंटर का शिलान्यास किया गया है? तो हैदराबाद के बाद भारत के दूसरे सबसे बड़े माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के डेवलपमेंट सेंटर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के नोएडा में किया गया है। कहां पर? नोएडा में। दोस्तों, इस सेंटर में क्लाउड कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, एआई और साइबर सिक्योरिटी से संबंधित तकनीकों पर ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 10 मार्च 2025 को हुई कैबिनेट की बैठक में गेहूं का कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात एमएसपी घोषित करते हुए इस वर्ष 17 मार्च से 15 जून तक सरकारी खरीद का निर्णय लिया गया है? तो गेहूं की एमएसपी कितनी निर्धारित की गई है? गेहूं की एमएसपी निर्धारित की गई है 2425 रुपये। 2425 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं की एमएसपी निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां पर स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे की स्मृति में स्मारक बनाने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बलिया में स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे की स्मृति में स्मारक बनाने की घोषणा की है। दोस्तों, यह स्मारक कहाँ बनाया जाएगा? तो यह स्मारक बलिया जनपद में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज के प्रांगण में बनाया जाएगा। दोस्तों, चित्तू पांडे को बलिया का शेर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चित्तू पांडे को बलिया का शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 से 13 मार्च 2025 तक उत्तर प्रदेश में कहां पर राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है? तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। दोस्तों, यह आयोजन गोरखपुर नगर निगम और WRI इंडिया ने संयुक्त रूप से किया है। दोस्तों, गोरखपुर नगर निगम और WRI इंडिया के संयुक्त प्रयास से इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। WRI इंडिया का मतलब होता है वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के कितने नगर निगमों को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश की किन इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? तो
तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो प्रदेश की प्रमुख इमारतें हैं, इनको जो होटल हैं, इनको हेरिटेज भवन में विकसित करने की घोषणा की है। और पहले चरण में 3 हेरिटेज इमारत जो लखनऊ में 2 हैं, कौन कौन सी? लखनऊ में है रोशन उद दौला और छतर मंजिल, रोशन उद दौला और छतर मंजिल लखनऊ की, और मिर्ज़ापुर का चुनार किला, इन तीनों को होटल के रूप में जो है विकसित किया जाएगा। दोस्तों, यह निर्णय राज्य की हेरिटेज संपत्तियों को पुनर्जीवित करने और उनके पुराने गौरव को बहाल करने के साथ साथ राजस्व बढ़ाने के काम आएगा। दोस्तों, जो यह इमारतें हैं, इनको होटल के रूप में परिवर्तित करने के लिए सूर्यगढ़ जो जैसलमेर में है, उसकी तर्ज पर यह कार्य किया जाएगा। तो एक बार रिपीट करते हैं, उत्तर प्रदेश की 3 इमारतों को हेरिटेज होटल के रूप में परिवर्तित किया जाएगा, और इनके नाम क्या क्या हैं? तो लखनऊ की 2 हैं, इसमें कौन कौन सी? रोशन उद दौला और छतर मंजिल, और इसके साथ ही मिर्ज़ापुर के चुनार किले को जो है होटल के रूप में परिवर्तित किया जाएगा, और इन्हें सूर्यगढ़ जैसलमेर की तर्ज पर हेरिटेज होटल के रूप में विकसित किया जाएगा। दोस्तों, यह निर्णय राज्य की हेरिटेज संपत्तियों को पुनर्जीवित करने और उनके गौरव को बहाल करने के लिए किया गया है। इसके साथ ही राज्य के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कहां पर स्थित महर्षि दधीच कुंड को राजकीय पर्यटन केंद्र बनाने की घोषणा की है? तो यह कहां पर बनाया जाएगा? सीतापुर का दधीच कुंड को राजकीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। एक बार रिपीट करते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने सीतापुर में स्थित महर्षि दधीच कुंड को राजकीय पर्यटन केंद्र बनाने की घोषणा की है। दोस्तों, महर्षि दधीच कुंड के बारे में जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। तो यह कुंड एक धार्मिक स्थल है जहां महर्षि दधीच ने अपनी अस्थियों को दान किया था। यहीं पर महर्षि दधीच ने अपनी अस्थियों को दान किया था। ऐसी मान्यता है कि इस कुंड में संसार के सभी तीर्थों का जल मिश्रित है, इसलिए इसे मिश्रिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महर्षि दधीच कुंड को मिश्रिक कहा जाता है। महर्षि दधीच ने देवताओं की रक्षा के लिए अपनी अस्थियों को दान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश स्थित भारत का वह पावर प्लांट जिसने हाल ही में पावर प्लांट से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को मेथनॉल गैस में बदलने में सफलता प्राप्त कर ऐसा करने वाला पहला पावर प्लांट बन गया है। तो इस पावर प्लांट का नाम क्या है? NTPC विंध्याचल, जो मिर्ज़ापुर में है। तो उत्तर प्रदेश में स्थित NTPC विंध्याचल पावर प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को मेथनॉल गैस में बदलने में सफलता प्राप्त करके ऐसा करने वाला पहला पावर प्लांट बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां 19 मार्च 2025 को दिव्यांगों के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल की शुरुआत की गई है। तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में, कहां पर? उत्तर प्रदेश के नोएडा में दिव्यांगों के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल की शुरुआत की गई है, और यह उत्तर प्रदेश के ऑपरेशन कायाकल्प योजना के तहत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 20 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के किस प्राणी उद्यान में हाथी बचाव केंद्र का उद्घाटन किया है? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान गोरखपुर में हाथी बचाव केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो एक बार हम लोग रिपीट करते हैं, उत्तर प्रदेश के किस उद्यान में हाथी बचाव केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो इस उद्यान का नाम है शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश वन विभाग ने हाल ही में टाइगर सफारी की तर्ज पर कहां पर डॉल्फिन सफारी शुरू करने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी में, कहां पर? वाराणसी में टाइगर सफारी की तर्ज पर डॉल्फिन सफारी शुरू करने की घोषणा की है। दोस्तों, यह सफारी वाराणसी जिले के कैथी और ढखवा गांव के बीच स्थापित की जाएगी। कैथी और ढखवा गांव के बीच स्थापित की जाएगी। इस क्षेत्र में
डॉल्फिन की संख्या सबसे अधिक देखी जाती है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी जिले में गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण के लिए डॉल्फिन मित्र नियुक्त किए हैं। किन्हें नियुक्त किया है? डॉल्फिन मित्रों को नियुक्त किया है। अब हम लोग उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 को कवर करेंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 20 फरवरी 2025 को वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट को प्रस्तुत किया है। तो उत्तर प्रदेश का बजट कब प्रस्तुत किया गया है? तो यह 20 फरवरी 2025 को प्रस्तुत किया गया है। और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो यह वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। और यह बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट होगा। इस बजट के आकार की बात की जाए तो बजट 2025-26 का आकार है 8,08,736 करोड़ 6 लाख रुपए। तो उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 का आकार है 8,08,736 करोड़ 6 लाख रुपए। दोस्तों, यह बजट पिछले 2024-25 के बजट की तुलना में 9.8% अधिक है। कितना अधिक है? 9.8% अधिक है। दोस्तों, विभिन्न क्षेत्रों में जो बजट का आवंटन किया गया है इसको हम लोग देखते हैं। दोस्तों, यहाँ से प्रश्न मिलान में बन सकता है। तो बजट 2025-26 में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बुनियादी ढांचे पर 22% हिस्सा खर्च किया जाएगा। कितना? बुनियादी ढांचे पर अर्थात इंफ्रा पर 22% सबसे ज़्यादा रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके बाद शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा पर 13% बजट खर्च किया जाएगा। कितना? 13%। दोस्तों, शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा और स्वास्थ्य, शिक्षा पर 13% बजट खर्च किया जाएगा। और चिकित्सा और स्वास्थ्य की बात की जाए तो इन पर 6% बजट खर्च किया जाएगा। कृषि और समृद्धि सेवाओं की बात की जाए तो 11% खर्च किया जाएगा। सबसे कम सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों पर 4% बजट खर्च किया जाएगा। एक बार रिपीट करते हैं। तो उत्तर प्रदेश बजट में सबसे ज़्यादा आवंटन किया गया है बुनियादी ढांचे पर बजट का 22%। और शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा पर 13% आवंटन किया गया है। स्वास्थ्य की बात की जाए तो स्वास्थ्य पे 6% का। कृषि की बात की जाए तो कृषि और संबद्ध सेवाओं पर 11% बजट का खर्च किया जाएगा। और सबसे कम सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों पर 4% खर्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट में पूंजीगत परिव्यय कुल बजट का लगभग 20.5% है। कितना है? तो बजट में पूंजीगत जो व्यय अर्थात परिव्यय है ये कुल बजट का 20.5% है। दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, इसलिए आप लोग इसे जरूर याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट है 2025-26 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद का 2.97% है। दोस्तों, राजकोषीय घाटा सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। आप लोगों को यह पॉइंट याद रखना है कि उत्तर प्रदेश 2025-26 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य है सकल घरेलू उत्पाद का 2.97%। नेक्स्ट पॉइंट है कर प्राप्तियों के संदर्भ में बजट में 2025-26 के दौरान राज्य वस्तु एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी तथा वैट से 1,30,425 करोड़ रुपए और आबकारी शुल्क से 63,000 करोड़ रुपए, इसके साथ ही स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क से 38,150 करोड़ रुपए और वाहन कर से 14,000 करोड़ रुपए प्राप्तियों का अनुमान लगाया गया है। तो विभिन्न क्षेत्रों से जो बजट में प्राप्तियों का अनुमान लगाया गया है उसमें सबसे ज़्यादा स्टेट जीएसटी से जो कितना है 1,30,425 करोड़ रुपए, उसके बाद आबकारी शुल्क से 63,000 करोड़ रुपए, स्टाम्प शुल्क से 38,150 करोड़ रुपए और वाहन कर से 14,000 करोड़ रुपए प्राप्तियों का अनुमान लगाया गया है। दोस्तों, यहाँ से उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूर्व परीक्षाओं में मिलान में प्रश्न आ चुका है। तो बजट का राज्य बजट में रुपया कितना जाता कहाँ है और आता कहाँ से है? तो राज्य बजट में रुपया आता है अर्थात रुपया कहाँ से सबसे ज़्यादा आता है? तो राज्य का कर राजस्व अर्थात राज्य के कर राजस्व से सबसे ज़्यादा बजट का 37.4% जो है रुपया आता है। दूसरे स्थान की बात की जाए तो दूसरे स्थान पर है केंद्रीय कर अंतरण अर्थात केंद्रीय करों में जो राज्यों की भागीदारी होती है उसके आधार पर उत्तर प्रदेश को अपने टोटल जो बजट का 32.4% रुपया प्राप्त होता है। तो सबसे ज़्यादा बजट को कहाँ से रुपया मिलता है? तो राज्य के अपने कर राजस्व से। दूसरे स्थान पर केंद्रीय कर अंतरण से 32.4 रुपये मिलता है, 4% जो है मिलता है भाग। तीसरे स्थान की बात की जाए
तो सार्वजनिक ऋण से 14.4% जो पैसा है आता है। केंद्रीय अनुदान सहायता की बात की जाए तो इससे 11.1% रुपया आता है। और नेक्स्ट है गैर कर राजस्व। गैर कर राजस्व से 3.1%, सार्वजनिक लेखा रसीद से 1.2%। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है राज्य कर राजस्व, अर्थात बजट का सबसे बड़ा हिस्सा राज्य कर राजस्व से आता है, जो कितना है 37.4%। दूसरे स्थान पर केंद्रीय कर अंतरण है जो 32.4% है। अब हम लोग देखेंगे बजट में रुपया जाता कहाँ है। तो सबसे ज़्यादा बजट का रुपया खर्च होता है पूंजीगत व्यय में। पूंजीगत व्यय में कितना खर्च होता है 20.4%। 20.4% पूंजीगत व्यय में रुपया खर्च होता है और ये सबसे ज़्यादा है, अर्थात नंबर 1 पर आता है खर्च में। दूसरे स्थान पर अन्य व्यय की बात छोड़ दी जाए तो सबसे ज़्यादा वेतन, सरकारी कर्मचारियों के वेतन पर 12.4% खर्च किया जाता है। तीसरे स्थान पर आता है पेंशन। पेंशन में कितना रुपया जाता है तो 11.2%। इसके साथ ही जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ब्याज भुगतान। ब्याज भुगतान पर 7.9%। नेक्स्ट है जो इम्पॉर्टेंट वो है कर अदायगी, सब्सिडी। सब्सिडी पर कितना रुपया जाता है तो सब्सिडी पर 4.3% रुपया जाता है, अर्थात खर्च होता है। अब हम लोग बजट की महत्वपूर्ण घोषणाओं के बारे में देखेंगे। तो बजट 2025-26 में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत देय 51,000 की धनराशि को बढ़ाकर अब 1 लाख रुपए कर दिया गया है। कितना तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 51,000 की धनराशि को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। और इसके साथ ही विधवा पुनर्विवाह और उनकी पुत्रियों की विवाह के लिए भी अनुमन्य सहायता राशि भी 1 लाख रुपए कर दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रदेश में छात्राओं को उच्च शिक्षा की पढ़ाई की तरफ आकर्षित करने के लिए व ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना की घोषणा बजट में की है। किस योजना की घोषणा तो रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना की घोषणा बजट में की गई है, जो उच्च शिक्षा में महिलाओं को आकर्षित करने के लिए की गई है। इसके तहत कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी उपलब्ध कराई जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है आउटसोर्सिंग पर रखे जाने वाले लाखों कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की घोषणा करते हुए बजट प्रस्ताव में कहा गया है कि न्यूनतम 16,000 से 20,000 तक हर माह वेतन दिया जाएगा। अर्थात जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारी रखे जाएंगे उनका न्यूनतम वेतन 16,000 रुपये से 20,000 रुपये जो है मासिक होगा। ऐसे कर्मियों की भर्ती अब सीधे एजेंसियों के माध्यम से न कर निगम के माध्यम से की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है बजट में की गई घोषणा के अनुसार राज्य सरकार ने इसके लिए जो आउटसोर्सिंग भर्ती निगम बनाने जा रहा है। संविदा पर रखे गए होमगार्ड्स, पीआरडी जवान, ग्राम चौकीदार, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी, एएनएम, संविदा से जुड़े स्वच्छता से जुड़े सभी कार्मिकों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के तहत 5 लाख रुपए का निःशुल्क चिकित्सा लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। कितने का लाभ तो ये 5 लाख रुपए का चिकित्सा लाभ होगा। 5 लाख रुपए के निःशुल्क इलाज के लिए ऐसे कर्मचारियों का मुख्यमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। कौन सा कार्ड बनाया जाएगा मुख्यमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है वर्तमान में प्रदेश में 80 मेडिकल कॉलेज हैं। कितने प्रदेश में 80 मेडिकल कॉलेज हैं जिनमें 44 राज्य सरकार द्वारा संचालित हैं और 36 निजी क्षेत्र के हैं। दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने मेडिकल कॉलेज हैं। तो कितने हैं टोटल 80 मेडिकल कॉलेज हैं जिनमें 44 राज्य सरकार द्वारा संचालित हैं और 36 निजी क्षेत्र के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में प्रदेश में राजकीय एवं निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज, चिकित्सा संस्थानों और विश्वविद्यालयों में MBBS की 11,800 सीटें हैं तथा पीजी की कितने सीटें हैं तो पीजी की 3,971 सीटें उपलब्ध हैं। दोस्तों ये सारा डाटा बजट का है। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 में यूजी पीजी हेतु कुल 10,000 सीटें जोड़े जाने की घोषणा की गई है
और इन 10,000 सीटों में 1500 सीटें उत्तर प्रदेश को मिलेंगी। कितनी? 1500 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2025-26 में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम पर लखनऊ में स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर लखनऊ में स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। इसके साथ ही हर जिले में 100 एकड़ में पीपीपी मॉडल पर सरदार पटेल जनपदीय आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने का प्रस्ताव भी किया गया है। नेक्स्ट, संत कबीर के नाम पर 10 वस्त्रोद्योग पार्क तथा संत रविदास के नाम पर 2 चर्मोद्योग पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव बजट में किया गया है। तो यहाँ पर ऐसे प्रश्न बन सकता है कि उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 में किसके नाम पर प्रदेश में 10 वस्त्रोद्योग पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो किसके नाम पर? संत कबीर के नाम पर। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 में किसके नाम पर 2 चर्मोद्योग पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है? तो ये चर्मोद्योग पार्क संत रविदास के नाम पर स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष में उनके सम्मान में नगरीय क्षेत्रों में पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। तो अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष में उनके सम्मान में नगरीय क्षेत्रों में पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। दोस्तों, ये सभी जो है पॉइंट उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 से है, इसलिए आप लोग इन्हें नज़रअंदाज न करें और बिल्कुल इनको कंठस्थ कर लें, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बनता है। नेक्स्ट जो है पॉइंट है, लखनऊ स्थित अटारी कृषि प्रक्षेप पर रुपये 251 करोड़ की लागत से पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर सीड पार्क की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। कहाँ पर? तो प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर सीड पार्क की स्थापना का प्रस्ताव लखनऊ में किया गया है। कहाँ पर? लखनऊ में। नेक्स्ट है, प्रदेश कृषि मंडी में प्रत्येक कृषि मंडी में माता सबरी के नाम पर कैंटीन और विश्रामालय स्थापित करने की घोषणा बजट में की गई है। तो उत्तर प्रदेश में प्रत्येक कृषि मंडी में माता सबरी के नाम पर कैंटीन और विश्रामालय स्थापित करने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही मेधावी छात्राओं के लिए 400 करोड़ रुपए की रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना प्रस्तावित है। नेक्स्ट, माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर श्रमजीवी महिलाओं के लिए छात्रावास का प्रस्ताव किया गया है। तो यहाँ पर ऐसे प्रश्न बन सकता है कि उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 में श्रमजीवी महिलाओं के लिए छात्रावास का प्रस्ताव किसके नाम पर किया गया है? तो किसके नाम पर किया गया है? माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक हब के रूप में विकसित करने के लिए लखनऊ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी की स्थापना की जाएगी और इसके लिए 5 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। कितना? लखनऊ में एआई सिटी की स्थापना के लिए 5 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है तथा साइबर सिक्योरिटी में टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क की स्थापना के लिए 3 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का सफलतम आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 36 लाख करोड़ रुपए के निवेश के MOU अर्थात मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए गए थे। उक्त समिट के 1 वर्ष के अंदर 6.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक निवेश या तो वाणिज्यिक उत्पादन का प्रारंभ हो गया है अथवा संबंधित परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, जो अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत उत्तर प्रदेश में कितना निवेश करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था? तो 36 लाख करोड़ रुपए का। इसमें 6.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक निवेश की योजनाएं या तो शुरू हो चुकी हैं या तो निर्माणाधीन हैं। इसके साथ ही बजट में उत्तर प्रदेश में 4 नए एक्सप्रेसवेज के निर्माण का निर्णय लिया गया है। गंगा एक्सप्रेसवे को प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली होते हुए सोनभद्र से जोड़ने के लिए विंध्य एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। कितने? 50 करोड़ रुपए। विंध्य एक्सप्रेसवे के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है, मेरठ को हरिद्वार से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे विस्तारीकरण एक्सप्रेसवे का निर्माण प्रस्तावित है और इसके लिए भी 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है।
नेक्स्ट है बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे का निर्माण प्रस्तावित है और इसके लिए भी 50 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना हेतु लगभग 461 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत लगभग 9,500 करोड़ रुपए का निवेश अनुमानित है। दोस्तों, हम लोग उत्तर प्रदेश का देश में शीर्ष स्थान किस किस चीज़ में है देखेंगे और ये सभी जो है बिंदु उत्तर प्रदेश बजट से निकाले गए हैं। तो हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट है दुग्ध उत्पादन में 16.21% हिस्सेदारी है, अर्थात उत्तर प्रदेश का देश में दुग्ध उत्पादन में हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा अधिक है। उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन करता है। नेक्स्ट है 15 करोड़ नागरिकों को निःशुल्क राशन वितरण किया जाता है। तो इस निःशुल्क राशन वितरण में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 9.57 करोड़ लोगों का जन धन योजना में बैंक खाता खोला जा चुका है उत्तर प्रदेश में। दोस्तों, जन धन योजना की बात की जाए तो यह योजना 28 अगस्त 2014 को लॉन्च की गई थी। दोस्तों, यह दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना है और इसके तहत उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 9.57 करोड़ खाते खोले गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 1.58 करोड़ लोगों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन प्रदान किया जा रहा है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 2.86 करोड़ किसानों को 80,000 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए जा चुके हैं। और उत्तर प्रदेश किसान सम्मान निधि योजना की बात की जाए तो यह योजना 1 फरवरी 2019 को शुरू हुई थी। कब? 1 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई थी और इस योजना के तहत हर साल किसानों को 3 किस्तों में, कितनी किस्तों में? 3 किस्तों में 6,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1.86 करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शन दिया जा चुका है और यह डाटा उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 में दिया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत ये 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से शुरू की गई थी। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से की गई थी। नेक्स्ट, आयुष्मान भारत योजना में 9 करोड़ से अधिक लोगों को आयुष्मान कार्ड वितरण किया गया है और यह आयुष्मान कार्ड वितरण देश में सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश में कितने करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड वितरित किया गया है? तो 9 करोड़ से अधिक लोगों को। आयुष्मान भारत योजना की बात की जाए तो यह योजना कब शुरू हुई थी? तो आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को शुरू हुई थी। कब? 23 सितंबर 2018 को। और इसके तहत 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवरेज दिया जाता है। कितने लाख रुपए का? 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवरेज दिया जाता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना तथा मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 56 लाख से अधिक आवासों का निर्माण उत्तर प्रदेश में किया गया है, जो कि देश में सबसे अधिक है। नेक्स्ट पॉइंट है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत देश में सर्वाधिक 2.75 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में 2.75 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। और स्वच्छ भारत मिशन की बात की जाए तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। नेक्स्ट, देश में कुल मोबाइल फ़ोन उत्पादन में सर्वाधिक हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश की है और यह हिस्सेदारी लगभग 55% की है। देश में सर्वाधिक 96 लाख से अधिक MSME इकाइयां हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 1 करोड़ से अधिक लोगों का पंजीकरण किया जा चुका है। दोस्तों, अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को शुरू की गई थी। कब? 9 मई 2015 को। दोस्तों, जिन योजनाओं को हम बता रहे हैं ये सभी योजनाएं उत्तर प्रदेश बजट में दी गई हैं, इसलिए इनकी शुरुआत कब हुई थी और यह किससे संबंधित है और इस योजना से उत्तर प्रदेश को कितना लाभ हुआ है, ये सभी आपको याद होना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है देश में सर्वाधिक 6 शहरों में मेट्रो का संचालन हो रहा है, अर्थात उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 6 शहरों में मेट्रो का संचालन हो रहा है और कौशल विकास नीति लागू करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। नेक्स्ट है
लाख टन सब्जियों का उत्पादन कर उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। नेक्स्ट पॉइंट, खाद्यान्न, गेहूं, आलू, आंवला, आम, गन्ना, चीनी और एथेनॉल उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। अब हम लोग नेक्स्ट घटना को देखेंगे। उत्तर प्रदेश में 8 वर्षों में सौर ऊर्जा उत्पादन में 10 गुना बढ़ोतरी हुई है। कितने गुना? 10 गुना बढ़ोतरी हुई है। 2017 में उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता कितनी थी? 288 मेगावाट, जो अब बढ़कर कितनी हो गई है? तो यह अब बढ़कर कितनी हो गई है? 2653 मेगावाट। कितनी? 2653 मेगावाट। अर्थात उत्तर प्रदेश में 8 वर्षों में सौर ऊर्जा उत्पादन में 10 गुना की बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों, यह घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो यह घोषणा यूपी नेडा के द्वारा की गई है। अर्थात उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति की बात की जाए तो इसके अंतर्गत यह नीति 2022 में आई थी और इसके तहत 5 वर्षों के दौरान 22,000 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। तो उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत 5 वर्षों में कितने मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो यह 22,000 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है। इस 22,000 मेगावाट में सोलर रूफटॉप, आवासीय सोलर रूफटॉप से 4500 मेगावाट और गैर आवासीय सोलर रूफटॉप से 1500 मेगावाट, और इसके अलावा सोलर पार्क से बात की जाए तो सोलर पार्क से 14,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन, और इसके अलावा पीएम कुसुम योजना के तहत 2,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाएगा। तो इन सभी को मिलाकर टोटल 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन हो जाएगा। नेक्स्ट घटना है अंतर्देशीय जल परिवहन का नया क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी। तो 23 जनवरी 2025 को भारत में अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण ने वाराणसी में नए क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना की घोषणा की है। दोस्तों, भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण की बात की जाए तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय नोएडा में है। कहाँ पर? नोएडा में है। इस कदम का उद्देश्य राष्ट्रीय जलमार्गों, विशेष रूप से गंगा नदी के किनारे के विकास और प्रबंधन को तेज करना है। दोस्तों, इनलैंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वर्तमान में गुवाहाटी, पटना, कोच्चि, भुवनेश्वर, कोलकाता और वाराणसी में 6 क्षेत्रीय कार्यालय हो गए हैं। टोटल कितने हो गए हैं? तो IWAI अर्थात इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 6 क्षेत्रीय कार्यालय हो गए हैं। इसमें नया वाराणसी वाला कार्यालय भी शामिल है। वाराणसी कार्यालय विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित जलमार्ग विकास परियोजना के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो गंगा नदी पर बना है को विकसित करना और अंतर्देशीय जल परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार करना है। नेक्स्ट है धनौरी वेटलैंड। तो जनवरी 2025 में NGT अर्थात राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने उत्तर प्रदेश सरकार को धनावरी वेटलैंड के रूप में अधिसूचना के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट जारी करने का निर्देश दिया है। दोस्तों, धनावरी जलाशय या वेटलैंड जेवर एयरपोर्ट के पास गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। कहाँ पर? गौतम बुद्ध नगर में जेवर एयरपोर्ट के पास धनावरी वेटलैंड स्थित है। यह विभिन्न प्रकार के पक्षियों, लुप्तप्राय सारस क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, प्रदेश सरकार धनावरी वेटलैंड को अधिसूचित करने की प्रक्रिया में है, लेकिन NGT ने इस प्रक्रिया में देरी पर चिंता व्यक्त की है। प्रस्तावित धनावरी आर्द्रभूमि 112.89 हेक्टेयर में विस्तृत है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बना सबसे बड़ा पर्यटन स्थल। हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार जनवरी से सितंबर 2024 के बीच अयोध्या के राम मंदिर में सबसे अधिक पर्यटक दर्शन करने के लिए आए हैं, जिसने ताजमहल को भी पीछे छोड़ दिया है। अयोध्या में इस अवधि में 135.5 मिलियन घरेलू और 3,153 विदेशी पर्यटकों का आगमन हुआ है।
इस अवधि में धार्मिक पर्यटन में यह 70% की वृद्धि है। कितनी? 70% की वृद्धि है। और इस क्षेत्र में इसने जो है ताजमहल को भी पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों, अयोध्या मंदिर की बात की जाए तो इसके अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कब हुई थी? तो यह 22 जनवरी 2024 को की गई थी इसकी प्राण प्रतिष्ठा। और इसमें भगवान राम की 51 इंच ऊंची मूर्ति का डिजाइन या इसको किसने तैयार किया था? तो इसे अरुण योगीराज के द्वारा, किसके द्वारा? अरुण योगीराज के द्वारा रामलला की मूर्ति का निर्माण किया गया था। और अरुण योगीराज ये कहाँ के हैं? तो इनका संबंध कर्नाटक में मैसूर से है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में देश का पहला बायोपॉलीमर प्लांट। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी जिले के कुंभी में भारत के पहले बायोपॉलीमर प्लांट की आधारशिला रखी है। तो उत्तर प्रदेश के पहले बायोपॉलीमर प्लांट की आधारशिला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा लखीमपुर जिले के कुंभी गांव में रखी गई है। दोस्तों, बायोपॉलीमर प्लांट बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड के द्वारा लगभग 2750 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से स्थापित किया जा रहा है। इस प्लांट का उद्देश्य क्या है? तो इस प्लांट का उद्देश्य पारंपरिक प्लास्टिक को बायोपॉलीमर में परिवर्तित कर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। इस प्लांट में प्रत्येक वर्ष 80,000 टन पॉलीलैक्टिक एसिड का उत्पादन करेगा, जिसका उपयोग पर्यावरण अनुकूल उत्पादों जैसे डिस्पोजल बोतलें, प्लेट्स, कप और बैग बनाने में किया जाएगा। नेक्स्ट है, लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण आरंभ। तो लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा ब्रह्मोस मिसाइलों के निर्माण का शुभारंभ किया गया है। दोस्तों, यह परियोजना रक्षा गलियारा पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रक्षा निर्माण केंद्रों को स्थापित करना है। तो रक्षा गलियारा, अगर उत्तर प्रदेश के रक्षा गलियारा की बात की जाए तो अर्थात यूपी डिफेंस कॉरिडोर, तो इसके अंतर्गत 6 जिले आते हैं। तो यूपी डिफेंस कॉरिडोर के अंतर्गत आने वाले 6 जिले कौन कौन से हैं? तो एक तो है लखनऊ, दूसरा है कानपुर, तीसरा है लखनऊ कानपुर के बाद अलीगढ़ आता है तीसरे नंबर पर, उसके बाद आता है स्थान आगरा का, फिर झांसी और चित्रकूट। तो उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर के अंतर्गत 6 जिले लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, आगरा, झांसी और चित्रकूट आते हैं। नेक्स्ट है, राम मंदिर परियोजना को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर। तो 18 दिसंबर 2024 को अयोध्या में राम मंदिर परियोजना को ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल के द्वारा स्वॉर्ड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के किस मंदिर परियोजना को ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल के द्वारा स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो इस परियोजना का नाम है राम मंदिर परियोजना। सुरक्षा उत्कृष्टता स्वॉर्ड ऑफ ऑनर उन परियोजनाओं को दिया जाता है जो 5 सितारा सुरक्षा रेटिंग प्राप्त करती हैं। तो लार्सन और टुब्रो को, जो कि एक निर्माण कंपनी है, इसको पहले राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा इसके प्रभावी सुरक्षा उपायों के लिए गोल्डन ट्रॉफी प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में देश का पहला टेक्सटाइल मशीन निर्माण केंद्र। तो देश का पहला टेक्सटाइल मशीन निर्माण केंद्र यूपी में बनाने की घोषणा राज्य सरकार के लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री ने की है। कानपुर देहात में लगने वाले इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में कपड़े का नहीं बल्कि कपड़ा बनाने वाली मशीनों का निर्माण किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में देश का पहला टेक्सटाइल मशीन निर्माण केंद्र कानपुर देहात में जो है स्थापित किया जाएगा और इसमें कपड़ा बनाने वाली मशीनों का निर्माण किया जाएगा। अभी तक इन मशीनों का निर्यात इन मशीनों को दक्षिण कोरिया, चीन और यूरोप से आयात करना पड़ता है। इस परियोजना के चालू होने से देश भर की टेक्सटाइल कंपनियां इस तरह की मशीनें आयात करने की जगह उत्तर प्रदेश से प्राप्त कर सकेंगी। इसके साथ ही लखनऊ में बन रहे मेगा मित्र टेक्सटाइल पार्क व 10 अन्य टेक्सटाइल पार्कों में अपनी परियोजना लगाने वाले निवेशकों की मांग भी इससे पूरी हो जाएगी। दोस्तों, मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के
हापुड़, मऊ, कानपुर, बाराबंकी, भदोही, गोरखपुर, गाजियाबाद, मेरठ, हरदोई और संत कबीर नगर में 10 नए टेक्सटाइल पार्क के निर्माण की घोषणा की थी। टेक्सटाइल मशीन निर्माण प्लांट के लिए कानपुर देहात में भोगनीपुर के पास चपरघटा में करीब 875 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। यह कानपुर एयरपोर्ट से 50 किलोमीटर दूर है और यह प्लांट प्लग व प्ले मॉडल पर काम करेगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में रेडार फैक्ट्री। उत्तर प्रदेश में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के निकट बिझामई गांव में, कहां पर? आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के निकट बिझामई गांव में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में 400 करोड़ रुपए की लागत से रेडार बनाने की फैक्ट्री स्थापित की जा रही है। यह फैक्ट्री भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा स्थापित की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के निकट बिझामई गांव में रेडार फैक्ट्री की स्थापना 400 करोड़ रुपए की लागत से की जा रही है और यह फैक्ट्री भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के द्वारा स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट है महर्षि दधीच कुंड को राजकीय पर्यटन केंद्र बनाने की घोषणा। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने महर्षि दधीच कुंड को राजकीय पर्यटन का दर्जा देने की घोषणा की है और यह नैमिषारण्य से लगभग 12 किलोमीटर दूर मिश्रिक क्षेत्र में स्थित है। तो जो महर्षि दधीच कुंड है ये नैमिषारण्य से लगभग 12 किलोमीटर दूर मिश्रिक क्षेत्र में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि संसार के सभी तीर्थों का जल इस कुंड में मिश्रित होता है, इसलिए इसका नाम मिश्रिक पड़ा है। महर्षि दधीच एक महान तपस्वी थे। कौन थे? तपस्वी थे। वेद शास्त्रों के ज्ञाता एवं परोपकारी ऋषि। इन्होंने अपनी अस्थियां दान करके वृत्तासुर के वध हेतु देवताओं को वज्र प्रदान किया था। लगभग 2 करोड़ एकड़ में फैले इस कुंड के निकट महर्षि दधीच का भव्य मंदिर है। दोस्तों, नैमिषारण्य कहाँ है? तो नैमिषारण्य ये सीतापुर जिले में स्थित है। कहाँ पर? सीतापुर जिले में स्थित है और ये सीतापुर जिले में गोमती नदी के तट पर स्थित है। इसे ऋषियों की तपोभूमि कहा जाता है। किसकी तपोभूमि? ऋषियों की तपोभूमि। नेक्स्ट है वाराणसी में बनेगी डॉल्फिन सफारी। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी में डॉल्फिन सफारी के निर्माण की घोषणा की है। यह सफारी वाराणसी की कैथी से ढकवा गांव के बीच स्थापित की जाएगी क्योंकि यहाँ पर डॉल्फिन की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। दोस्तों, वाराणसी जनपद में गंगा नदी में डॉल्फिन संरक्षण के लिए प्रदेश सरकार ने डॉल्फिन मित्र की नियुक्ति कर रखी है। तो यहाँ से ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में गंगा नदी में डॉल्फिन संरक्षण के लिए डॉल्फिन मित्र की नियुक्ति कर रखी है? तो यह वाराणसी में जनपद में किया गया है। दोस्तों, वाराणसी में डॉल्फिन सफारी का निर्माण किया जाएगा और अभी हाल ही में नदी डॉल्फिन जनगणना हुई है। किसकी जनगणना? अभी हाल ही में नदी डॉल्फिन जनगणना हुई है और इस जनगणना के आधार पर देश में कुल 6,327 नदी डॉल्फिन पाई गई हैं और इस 6,327 में 6,324 गंगा नदी डॉल्फिन है और 3 सिंधु नदी डॉल्फिन है। और सबसे ज़्यादा नदी डॉल्फिन की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 2,397 नदी डॉल्फिन पाई जाती हैं। दूसरे स्थान पर आता है बिहार, आता है दूसरे स्थान पर, और तीसरे स्थान पर आता है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की 3 हेरिटेज इमारतें होटल के रूप में विकसित। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की 3 हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है और ये 3 इमारतें कौन कौन सी हैं? तो ये लखनऊ की रोशन उद्दौला और छतर मंजिल, इसके साथ ही मिर्ज़ापुर जिले में स्थित चुनार किला। इन हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित किया जाएगा। इन इमारतों को राजस्थान के जैसलमेर के सूर्यगढ़ की तर्ज पर हेरिटेज होटल के रूप में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है माँ की रसोई पहल। तो 10 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माँ की रसोई पहल का उद्घाटन किया है।
यह एक सामुदायिक रसोई है। कौन सी? यह एक सामुदायिक रसोई है और इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को मात्र 9 रुपए में पौष्टिक और भरपेट भोजन उपलब्ध कराना है। इसकी शुरुआत महाकुंभ के मौके पर प्रयागराज में की गई थी ताकि इस धार्मिक मेले के दौरान लाखों श्रद्धालुओं को भोजन दिया जा सके। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की तनुष्का जगुआर स्क्वाड्रन में शामिल। तो मार्च 2025 में लखनऊ की तनुष्का सिंह भारतीय वायुसेना में जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली महिला पायलट बनी है और वर्तमान में वह अंबाला एयरबेस कैंप में तैनात हैं। तो तनुष्का सिंह जो लखनऊ की रहने वाली हैं, ये भारतीय वायुसेना में जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली महिला पायलट बनी है। नेक्स्ट है वाराणसी व प्रयागराज को मिलाकर क्षेत्रीय प्राधिकरण के गठन की योजना। तो वाराणसी व प्रयागराज के धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए इन दोनों जिलों को मिलाकर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के गठन की उत्तर प्रदेश सरकार ने योजना बनाई है। इन दोनों के बीच आने वाले 5 जिलों को शामिल करते हुए प्रस्तावित प्राधिकरण में कुल 7 जिले शामिल होंगे। कितने? टोटल 7 जिले शामिल होंगे। और यह 7 जिले कौन कौन से हैं? तो इसमें पहला तो प्रयागराज और वाराणसी होगा, इसके बाद चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्ज़ापुर व भदोही। इस क्षेत्रीय प्राधिकरण का विकास धार्मिक विकास क्षेत्र के रूप में किया जाएगा। किस क्षेत्र के रूप में? तो धार्मिक विकास क्षेत्र के रूप में। नेक्स्ट है आईआईटी कानपुर ने विकसित की सोलर निर्जलीकरण तकनीक। तो 14 फरवरी 2025 को आईआईटी कानपुर ने सोलर निर्जलीकरण तकनीक की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इस सोलर निर्जलीकरण तकनीक का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और फसल की बर्बादी को कम करना है। यह नवाचार फलों और सब्जियों को प्रभावी ढंग से सुखाने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करता है। दोस्तों, यह एक पर्यावरण अनुकूल तरीका है जो पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता को कम करता है। नेक्स्ट है टीकाकरण कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए राइज ऐप लॉन्च। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने टीकाकरण कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए राइज अर्थात रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहांसमेंट ऐप को लॉन्च किया है। दोस्तों, यह डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टाफ नर्सों, सहायक नर्स मिडवाइफ अर्थात ANM और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए विकसित किया गया है, जिससे वे बच्चों के नियमित टीकाकरण की निगरानी और प्रबंधन अधिक दक्षता से कर सकें। इस पहल का उद्देश्य टीकाकरण कवरेज को बढ़ाना, टीकाकरण से बचने वाले परिवारों की पहचान करना और समुचित टीकाकरण सुनिश्चित करना है। यह ऐप पारंपरिक प्रशिक्षण पद्धतियों को डिजिटल शिक्षण में बदलकर टीकाकरण की सुरक्षा और प्रभावशीलता को बढ़ाने का कार्य करेगा। नेक्स्ट है यूपी विधानसभा अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली देश की पहली विधानसभा बन गई है। तो 18 फरवरी 2025 से शुरू हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली देश की पहली विधानसभा बन गई है। अब विधानसभा सदस्यों को अवधी, भोजपुरी, ब्रज, बुंदेली और अंग्रेजी में अपनी बात रखने का अवसर मिल रहा है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।